हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ उत्तम और आज हम पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट सेम के अंदर हमारा जो सब्जेक्ट है प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वो पढ़ेंगे। उसका यूनिट फर्स्ट है इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल्स। ओके, तो इस चैप्टर के अंदर हम कुछ फंडामेंटल छोटी छोटी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, चार्ज, करंट। ठीक है, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हमने पढ़नी है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं चार्ज, और हम जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स उनको ही हम चार्जेस कहते हैं। ठीक है, तो जैसे ये जो हमारे यूनिवर्स है ये किससे बना हुआ है? ये एटम से बना हुआ है। ओके, तो जो एटम होता है उसके सेंटर में न्यूक्लियस होते हैं और प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं, और उसके अराउंड हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। ठीक है, उसके अराउंड हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो कोई भी मैटर है वो एटम से बना होता है। जैसे जैसे मान लीजिए हमारे पास आयरन रोड है, तो वो आयरन मेटल से बनी होगी, और वो आयरन मेटल जो मैटर है वो एटम से बने होंगे। ओके, तो ऐसे जो भी मैटर हैं जो हमारे यूनिवर्स में हैं वो एटम से ही बने हुए हैं। ओके, तो अब देखो, हम क्या देते हैं कि जैसे कोई भी बॉडी है वो क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है। कोई भी बॉडी है वो क्या है? नेगेटिवली चार्ज है। हम क्यों कह देते हैं? ठीक है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं भी चार्ज क्या होते हैं। ओके, चार्ज क्या होते हैं? अब देखो, कोई भी मान लो हमारे पास एक आयरन रोड है। ओके, आयरन रोड है ये आयरन मेटल से बनी होगी। ठीक है, और आयरन ये मेटल है किससे बना होगा? एटम से बना होगा। एटम के अंदर क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना? ये चीज़ें होती हैं। तो ये भी एटम से बनी होगी जो ये आयरन रोड है। ठीक है, तो हमने समझना है चार्ज क्या होते हैं। आप देखो, अगर ये जो हमारे एटम है इसके अंदर उसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं, अगर वो इक्वल नंबर में है, मतलब जितने नंबर प्रोटॉन के हैं उतने नंबर इलेक्ट्रॉन के हैं, तो ये रोड क्या होगी? ये न्यूट्रल होगी। ठीक है, अगर इस एटम के इनके एटम के रोड के एटम के ऊपर हमारे पास अगर जो इलेक्ट्रॉन है वो कम हो जाए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कम हो जाए, प्रोटॉन ज़्यादा हो जाए, ठीक है, मतलब पॉजिटिव चार्ज है जो, ठीक है, इनको ही हम चार्ज बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इनको ही हम चार्ज बोलते हैं। तो ये अगर ज़्यादा हो जाए तो वो क्या है? एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बन जाएगी। और अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाए, ठीक है, प्रोटॉन कम हो जाए, नंबर ऑफ प्रोटॉन कम हो जाए, तो एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी बन जाएगी। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? भाई ये क्या है? एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, और या बाद में अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए तो हम कहेंगे नेगेटिवली चार्ज बॉडी है। ठीक है, तो ये चार्ज होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ओके, अब हमारे पास आ जाते हैं कि हमारे पास करंट क्या होता है। ठीक है, तो करंट, अब देखो, आपने पढ़ा है कि जैसे द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट होता है जो हमारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। इस रोड के अंदर जो एटम होंगे उसके पास, मतलब उसकी आउटर मोस्ट शेल में, मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देखो, एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि एटम के अंदर अलग अलग शेल होती हैं। ठीक है, उनके अंदर अलग अलग शेल में अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, ये तो ठीक है। तो जो एटम, जो मतलब प्रोटॉन के जो इलेक्ट्रॉन पास होते हैं उनके उनके अंदर जो फोर्स होती है वो ज़्यादा होती है अट्रैक्ट करने की। ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? ये क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। जो जितना दूर होगा उसके ऊपर फोर्स कम लगेगी इलेक्ट्रॉन के ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर एक और शेल बना दी, ठीक है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उसके अंदर तो और ज़्यादा फोर्स कम लगेगी इन दोनों के बीच में, है ना? तो वैसे इस रोड के अंदर है, अगर इस रोड के अंदर मान लो जो एटम है
वो आउटर मोस्ट शेल में है, ठीक है। ऐसे ही होता है, कुछ आइटम होते हैं वो आउटर मोस्ट शेल में होते हैं, ठीक है। उनके अंदर जो वंडरवॉल फोर्सेस होती है वो कम होती है, फोर्स होती है इन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के बीच में वो कम होगी क्योंकि ये दूर है, ठीक है। तो अगर हम इस रोड के अंदर कोई वोल्टेज सप्लाई कर दें तो क्या होगा कि ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होंगे ना, ये अपनी जगह से मूव करेंगे, ठीक है। ये अपनी शेल से हिलेंगे, तो जब ये हिलेंगे तो वो मूव होंगे, है ना। तो जब वो मूव करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, करंट बन जाएगा। इसीलिए हम क्या कहते हैं, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट। ओके, अब देखो हमने करंट पढ़ लिया, ठीक है, चार्ज पढ़ लिया। तो पहले हम देख देते हैं भाई यूनिट ऑफ चार्ज। यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, वो हमारे पास होता है कूलम, ठीक है, कूलम। इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। और यूनिट ऑफ करंट, यूनिट ऑफ करंट हमारे पास क्या होता है, यूनिट ऑफ करंट होता है हमारे पास एम्पियर, ओके, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। ये हमें याद रखने हैं। उसके बाद में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसके ऊपर हमारे पास कितना चार्ज होता है, ठीक है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज है ना, तो उसको हम, उसका यूनिट क्या होगा, कूलम होगा, ओके। इसके बाद हमारे पास जो हमने करंट पढ़ लिया, ठीक है। अब देखो जो हमारे पास करंट था, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको हम करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, करंट होता है। तो करंट के यहाँ पे टू टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ करंट। कौन कौन से हैं, पहला है हमारे पास डीसी करंट, ठीक है। डीसी करंट, डीसी को हम डीसी की फुल फॉर्म क्या होगी हमारे पास, डायरेक्ट करंट, ठीक है। डीसी करंट के क्या अंदर क्या होता है कि ये सिर्फ वन डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, ओके। और इसकी जो भी वैल्यू आती है ना, वो कांस्टेंट भी आ सकती है और क्या है, कांस्टेंट नहीं भी आ सकती, मतलब कुछ बिल्कुल, मतलब कांस्टेंट भी हो सकती है और कांस्टेंट नहीं भी हो सकती, ओके। दूसरा पार्ट है जो हमारे पास टाइप है, वो है एसी करंट, ओके, जो हमारे घरों के अंदर आता है, ठीक है। ये डीसी करंट होता है ना, ये हमारे पास बैटरीज के अंदर होता है, सेल्स के अंदर होता है, ओके। और जो एसी करंट होता है वो हमारे जो घर पे सप्लाई आती है ना, उसके अंदर, वो हमारे एसी करंट आता है हमारे घर पे, ओके। जो बैटरीज करंट सप्लाई करती हैं, ठीक है, वो कौन सा होता है, डीसी करंट, ओके। और हमारे घर पे जो करंट आता है वायर्स के अंदर, वो कौन सा होता है, एसी करंट। तो जो एसी करंट है वो, उसकी जो डायरेक्शन होती है ना, वो पीरियोडिकली होती है, ठीक है, वो पीरियोडिकली चेंज होती रहती है, ओके। और इसकी जो मैग्नीट्यूड होती है वो भी चेंज होती रहती है, ओके। तो इन दोनों के अंदर डिफरेंस पता लग गया। उसके बाद में ये मतलब ज़्यादा क्वेश्चन में नहीं आएगा, हमारे पेपर में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी तो बेसिक चीज़ें ही हैं, ये आगे बहुत मतलब खुल के आएंगी चीज़ें, डीपली आएंगी, अभी तो इतना नहीं है। तो ये एसीडीसी हो गया। उसके बाद में हमारे पास आता है पोटेंशियल। हमारे पास पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल देखो, पोटेंशियल अगर मैं बताऊं तो पोटेंशियल होता है कि जब हम कोई भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज है वो इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लेके आए इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो उसको हम कहें, जो उस दौरान जो वर्क डन हुआ होगा तो उसको हम कहेंगे पोटेंशियल, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन ये कह सकते हैं, इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज
फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट एनी एक्सेलरेशन। हाँ, ये चीज़ भी एक इम्पोर्टेंट है इसके अंदर कि इसके अंदर क्या होगा, एक्सेलरेशन नहीं होगा। ठीक है, तो इन्फिनिटी से जब भी हम कोई चार्ज लेके आते हैं उस दौरान इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो उस दौरान जो वर्क हुआ होगा उसको हम कहेंगे पोटेंशियल। और जो जब हम उसको चार्ज को लेके आएंगे तो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन होगी वो नहीं होगी। ठीक है, विदाउट एक्सेलरेशन हम फील्ड के अंदर चार्ज लेके आएंगे। ओके, तो पोटेंशियल हमें रिप्रेजेंट क्या करता है? ठीक है, रिप्रेजेंट क्या करेगा? इट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज एट ए गिवन पॉइंट। ठीक है, मतलब कितना वर्क डन लगा हमें किसी पॉइंट से, मतलब इन्फिनिटी से किसी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आने को हम क्या कहेंगे? पोटेंशियल कहेंगे। तो हमें ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये हमें वर्क डन रिप्रेजेंट कर रहा है, हमें पोटेंशियल एनर्जी ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो हम इसको क्या लिखेंगे? इसका फॉर्मूला क्या होगा? पोटेंशियल, हम पोटेंशियल को V से लिखेंगे। ठीक है, पोटेंशियल इज द वर्क डन, ये वर्क डन होगा। ओके, ये हमारे पास वर्क डन होगा किसके लिए? एक चार्ज को। ठीक है, चार्ज को ब्रिंग करने के लिए इन्फिनिटी से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में। ओके, तो वर्क डन किस में मेज़र करते हैं हम? वर्क जो हम जॉल में मेज़र करते हैं। ओके, और चार्ज किस में मेज़र करते हैं? मैंने अभी बताया, वो हम क्या करते हैं? कूलम में। ओके, इसके बाद में हमारे पास आ जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है हमारे पास? पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन पढ़ूं तो क्या होगी? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, it indicates how much energy is required to move charge between 2 points in a circuit or electric field। ओके, तो देखो इसको मैं कैसे समझाऊँ आपको, समझाता हूँ। देखो कि हमारे पास एक सर्किट है। ओके, हमारे पास एक सर्किट है, ये हमारे पास मान लीजिए हमारे पास एक सर्किट है। ओके, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, ये एक मतलब पोटेंशियल है। ओके, ये हमने क्या लगा दिया? पोटेंशियल लगा दिया। अब देखो, अगर जो वर्क डन अगर हम यहाँ पे करें, क्या क्या वर्क डन करें कि एक वर्क जो एक इलेक्ट्रॉन है, किसी इलेक्ट्रॉन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाएं, तो उस दौरान जो वर्क होगा उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो यही मैंने कहा था, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। अगर हम किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेके आए तो उस दौरान जो हमने वर्क डन किया होगा उसको हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, उसको हम क्या कहेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। तो बस इसमें यही था। उसके बाद में हमारे पास आ जाता है, ये ध्यान रखना कि पोटेंशियल क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल में हम वर्क डन करते हैं जब हम कोई चार्ज इन्फिनिटी से किसी फील्ड में लेके आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आते हैं। ठीक है, तो उस दौरान जो वर्क डन होता है उसको हम कहते हैं पोटेंशियल। और पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर क्या होता है कि जब हम दो पॉइंट के बीच में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव कराते हैं तो उस दौरान जो वर्क हुआ होता है
उसको हम कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, इलेक्ट्रिक, अब देखो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है। अब यहाँ पे एनर्जी की बात आई तो मैं डेफिनेशन पढ़ूँ तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी। वर्क इज done by moving these charges and this work is stored or used in an electric energy, used as a electrical energy। तो जब भी हम, वही बात है कि जो हमारे पास जो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ होगा ना, ये तो पॉजिटिव, मतलब ये तो सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ होगा मूव करने के लिए चार्जेस को, इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहेंगे। ओके ओके, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम कैसे, मतलब इसका फॉर्मूला क्या होगा, अगर हम इसको डिराइव करना चाहें तो क्या कैसे लिखेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैं इसको सीधे लिख देता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास देखो पोटेंशियल क्या था, वर्क डन क्या था, ठीक। वर्क डन क्या होगा, मतलब जब हम, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाएंगे तो वर्क डन होगा। तो वर्क डन इज इक्वल टू, किसको मूव करवाएंगे, चार्जेस को, ठीक है, और वहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो पोटेंशियल मतलब V। ओके, द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज क्यू थ्रो ए पोटेंशियल डिफरेंस इज, तो वो ये होगा किसी मतलब पोटेंशियल के अक्रॉस जब हम चार्ज मूव करवाएंगे तो जो हमारा वर्क डन होगा तो हम उसको ऐसे लिखेंगे, W इज इक्वल टू क्यू इंटू वी। ओके, तो जो हमारा करंट होता है, करंट मैंने आपको बताया था फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना, करंट होता है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, चार्जेस, तो फ्लो ऑफ चार्ज इज इक्वल टू, मतलब करंट इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज करंट, ये हमारे करंट करंट बन गया, ठीक है। तो हम क्यू की अगर यहाँ से वैल्यू निकालें तो हमारे पास आई इंटू टी आ जाएगी, और यही वैल्यू हम इसके अंदर पुट कर देंगे तो डब्ल्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी इंटू वी, ये बन जाएगा। ओके, तो जो हमारा वर्क डन होगा वही तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी ना, है ना। तो इसको हम क्या लिख देंगे, इसको हम लिख देंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू वी आई टी, ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ गई, ठीक है। ये हमें बस वैसे याद रख लेना है, हमने कोई डेफिनेशन नहीं करनी, मैंने आपको बस समझाने के लिए बताया है, ठीक है। अब हमारे पास आ जाती है इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल पावर क्या है, अब देखो पावर क्या है कि कितनी जल्दी कि कोई काम हो रहा है, ठीक है, द रेट एट विच वर्क इज डन। जो हम जो चार्जेस हम एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक लेके जा रहे हैं वो कितने फास्ट हो रहे हैं, जो वो कितने मूव फास्ट हो रहे हैं, ठीक है, वो वर्क डन कितना जल्दी हो रहा है, तो उसको कहेंगे हम इलेक्ट्रिकल पावर। ओके, तो रेट एट विच वर्क इज डन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। ओके, तो इलेक्ट्रिकल पावर की भी यहाँ पे वो डेरिवेशन है पर हमने नहीं करनी, हमने सीधा इसका फॉर्मूला देख लेना है, P इज इक्वल टू वी इंटू आई। ओके, और इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है हमारे पास वोल्ट, ठीक है, हमारे पास क्या होता है वोल्ट, W से हम इसको क्या कहते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, उसके बाद में हमारे पास आ जाता है रेजिस्टेंस। ओके, रेजिस्टेंस देखते हैं अब क्या होता है। रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है किसी एक कोई भी मैटर की प्रॉपर्टी जिससे क्या है कि उसके अंदर जो करंट वो फ्लो हो रहा है वो रेजिस्टेंस वो उसको रोकता है, ठीक है। तो इसको हम, इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल और कंडक्टर विच opposes the flow of electric current through it is known as resistance। ओके, तो मैंने जो बता दिया कि किसी कंडक्टर की मटेरियल की प्रॉपर्टी
जो उसके अंदर के जो करंट फ्लो हो रहा है उसको वो फ्लो होने से रोकता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस कहेंगे। ठीक है, रेजिस्टेंस हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और हमारा इसके अंदर यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है हमारे पास ओहम। ठीक है, जिसको हम ओमेगा से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो इसके बाद में फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस आ जाता है। रेजिस्टेंस फैक्टर कौन से फैक्टर हैं जो फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। ठीक है, क्या क्या है फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। पहला हमारे पास आ जाता है मटेरियल। ठीक है, मटेरियल कैसे है, जिस मटेरियल से कोई भी कंडक्टर बना होगा, है ना, तो उस मटेरियल की प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, उस मटेरियल की प्रॉपर्टी होगी, वो रेजिस्टेंस डिसाइड करेगी। मतलब उसकी प्रॉपर्टी होगी, है ना, कि वो कितना करंट को फ्लो करवा सकता है और कितना रोक सकता है। ठीक है, तो वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा, है ना। जैसे सिल्वर है और एक आयरन है, तो आयरन की जो रेजिस्टेंस होगा वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू सिल्वर, क्योंकि सिल्वर के अंदर करंट होता है वो इजीली फ्लो होता है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू आयरन। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट जो फैक्टर होगा वो होता है हमारे पास लेंथ। ठीक है, लेंथ। अब देखो, लेंथ अगर किसी कंडक्टर की वायर की ज़्यादा होगी ना, तो हमारे पास रेजिस्टेंस भी क्या होगा, उसका ज़्यादा ही होगा। ठीक है, तो हमारे पास जो लेंथ होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, और रेजिस्टेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा लेंथ की। तीसरा जो हमारे पास फैक्टर है वो क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके, अब देखो, जितना ज़्यादा एरिया होगा ना, उतना ज़्यादा हमारे पास रेजिस्टेंस कम होगा। इसका मतलब कि जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया। ठीक है, जितना ज़्यादा एरिया उतना कम रेजिस्टेंस, और जितना कम एरिया जितना ज़्यादा एरिया उतना कम रेजिस्टेंस। ओके, ये हो गया। उसके बाद में एक और फैक्टर है इसके अंदर, वो क्या है, टेम्परेचर। ये कई बार हमारे पास पेपर में आ जाता है कि अगर टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो हमारे पास रेजिस्टेंस क्या होगा। तो रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा वायर का, वो ज़्यादा हो जाएगा। ओके, अब ये क्वेश्चन हमारे पास क्या है, पेपर में आता है, वो क्या है, लॉज ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के हमारे पास लॉज क्या है। ओके, पहला लॉ है हमारे पास क्या है, कि जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, तो हम इसको कैसे, इसकी डेफिनेशन अगर हम लिखेंगे तो रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। ठीक है, किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस उसके लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा। दूसरा इसका लॉ क्या है, दूसरा लॉ कहता है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जो हमारे पास रेजिस्टेंस होता है वो एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन पढ़ें, रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब देखिए, हमारे पास ये वायर है, ठीक है, ये इसकी लेंथ होगी। ओके, और ये जो है ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। ओके, तो अगर एरिया ज़्यादा हो गया तो हमारे पास रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ओके, अगर लेंथ ज़्यादा हो गई, ठीक है, एरिया ज़्यादा हो गया तो हमारे पास रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ओके, और जो अगर हमारे पास लेंथ ज़्यादा हो गई तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा।
तो आपको पता लग गया कि जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, उसके बाद में अगर हम इसका फॉर्मूला लिखें तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम बनाएं, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ओके, आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर हम इसको कंबाइन करें तो आर इज ऐसे आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ओके, अब हम अगर इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा देंगे तो हमारे पास आएगा रो। ठीक है, रो क्या होती है? रो होती है जो हमारे पास मटेरियल होता है ना, उसकी प्रॉपर्टी होती है। ओके, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। ठीक है, कि कोई भी मतलब रेजिस्टिविटी, हम इसको रेजिस्टिविटी बोलेंगे कि किसी भी मैटर की प्रॉपर्टी है कि वो कितना करंट रोकेगी और फ्लो करेगी। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी होगी, मतलब जिस जो भी कंडक्टर है वो किस चीज़ से बना होगा ना, उसकी मतलब अलग अलग मैटर, अलग अलग कंडक्टर अलग अलग मैटर से बने होंगे, है ना, तो वो उनकी अलग अलग प्रॉपर्टी होगी और अलग अलग रेजिस्टिविटी होगी। तो ये वो रेजिस्टिविटी है जिसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब देखिए रेजिस्टेंस का मैंने आपको यूनिट बता दिया, रिप्रेजेंटेशन आर से करते हैं, यूनिट होता है इसका ओम, जिसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब देखिए रेजिस्टिविटी क्या होती है? रेजिस्टिविटी हमारे पास क्या होती है? रेजिस्टिविटी होती है कि अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है, ओके, उसकी लेंथ 1 मीटर है और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो 1 मीटर स्क्वायर है, तो उस दौरान जो हमें रेजिस्टेंस मिलता है तो उसे हम कहेंगे रेजिस्टिविटी। ओके, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? द रेजिस्टेंस ऑफर्ड by 1 meter length of a conductor having an area of cross section of 1 square meter is called a resistivity of a material. Okay, of a conductor, oh sorry, material. Okay, तो हम इसको रेजिस्टिविटी बोलेंगे। आप देखिए मैं थोड़ा डायग्राम बना के दिखा देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए ये हमारे पास कोई कंडक्टर है, उसकी लेंथ है 1 मीटर और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो 1 मीटर स्क्वायर है। ओके, तो जब इसके अंदर से करंट पास होगा ना, करंट पास होगा तो इसके अंदर करंट पास होगा तो ये कंडक्टर है, ये इसके अंदर रेजिस्टेंस होगा, है ना, तो सिर्फ उतना ही रेजिस्टेंस, मतलब मतलब उतने पार्ट के अंदर, कितने पार्ट के अंदर, उस वायर के अंदर जो रेजिस्टेंस होगा उसकी लेंथ 1 होगी और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर होगा। तो उस चीज़ के अंदर, उतने ही चीज़ के अंदर, उतने ही लेंथ और एरिया के अंदर हमारे पास जो रेजिस्टेंस आएगा उसको हम क्या कहेंगे? रेजिस्टिविटी कहेंगे। ओके, ये हमारे पास रेजिस्टिविटी होगी। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कंडक्टिविटी। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कंडक्टिविटी, देखिए कंडक्टिविटी क्या होती है? हमने रेजिस्टेंस पढ़ा और उसके बाद में रेजिस्टिविटी पढ़ी, ठीक है। अब देखो कंडक्टिविटी क्या होती है। तो कंडक्टिविटी ऑफ ए मटेरियल कैन बी ऑल्सो बी डिफाइंड एज द कंडक्टेंस। ठीक है, कंडक्टेंस मैं बताऊंगा क्या होता है। कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय 1 मीटर लेंथ ऑफ वायर ऑफ ए मटेरियल हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर। ओके, यही चीज है। तो जैसे हमने पहले पढ़ा था रेजिस्टेंस क्या होता है। अब देखो कंडक्टिविटी वो होती है कि वो 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर के अंदर जो करंट कितनी इजीली पास हो जाता है। ठीक है, जितना इजीली वो करंट पास करवाएगी
उतनी ही कंडक्टिविटी क्या होगी उसकी, बढ़िया होगी। ठीक है, अब देखिए कंडक्टिविटी हम किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लिखेंगे, रेजिस्टिविटी के। क्यों? क्योंकि रेजिस्टिविटी क्या करती थी, करंट को रोकती थी। ठीक है, कंडक्टिविटी क्या करती है, कंडक्टिविटी करंट को फ्लो करवाती है। ठीक है, चीज़ वही है कि लेंथ कितनी है 1 मीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल कितना है 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, पर दोनों को काम अलग अलग है। काम क्या है, रेजिस्टिविटी का काम है करंट को रोकना और कंडक्टिविटी का काम है कि करंट को फ्लो करवाना। ठीक है, तो ये होगी करंट कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी को हम किससे, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो। रो क्या है हमारे पास, रेजिस्टिविटी। ओके, ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ओके, अब हमारे पास आ जाता है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होती है, तो जैसे रेजिस्टेंस होता है जो करंट पास करवा सॉरी करंट को अपोज करता है ना, वैसे कंडक्टेंस होता है जो करंट को फ्लो करवाता है। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी होगी किसी भी कंडक्टर की, है ना। तो इट इज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल और ए कंडक्टर दैट मेजर हाउ इजली इट अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट। ओके, तो ये तो कंडक्टेंस समझ में आ गया आपको, कंडक्टेंस क्या होती है। ठीक है, और हम कंडक्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारे पास कंडक्टेंस होती है, जो हमारे पास कंडक्टेंस होती है हम उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी से। ठीक है, तो जो कंडक्टेंस होती है मैंने आपको बताया कि प्रॉपर्टी होती है मैटर की कि कितनी इजीली वो करंट पास करवा देता है। ठीक है, पास करवाता है किसी कंडक्टर से। ओके, तो उसके बाद में ये क्या हो जाएगा, इस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस हो जाएगा। क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होता है, वो करंट को अपोज करता है और कंडक्टेंस क्या करता है, करंट को फ्लो कराने में हेल्प करता है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास एक रिलेशन बनेगा। जैसे हम इसके अंदर ये रिलेशन आ गया कि जो कंडक्टेंस होती है वो रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ओके, तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये क्या बनेगा, देखो G इज इक्वल टू 1/R। ठीक है, इज इक्वल टू रेजिस्टेंस की अगर हम वैल्यू लिखें तो वो क्या होगी, रो L/A। हमने लिखा था ना, जो ये देखिए पीछे हमने जो फॉर्मूला निकाला था, रो L/A, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो रो L/A लिखेंगे। ठीक है, तो ये जो A है वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आएगा, रो 1/रो अप A/L। ओके, A/L। और जो हमारे पास रो होती है वो क्या होती है, रेजिस्टिविटी। और ये किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, मैंने पढ़ाया भी, जो सिग्मा है। सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी। ओके, तो इसकी जगह हम सिग्मा लिख सकते हैं, कंडक्टिविटी लिख सकते हैं। तो कंडक्टेंस इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा A/L। ठीक है, ये हमारे पास कंडक्टेंस का क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, और इसका हमारे पास यूनिट ऑफ कंडक्टेंस अगर हम कहें, यूनिट ऑफ कंडक्टेंस हमारे पास जो होगा वो क्या होगा, साइमन। ठीक है, जिसको हम एस से रिप्रेजेंट करें। ओके, जिसे हम क्या है, एस से रिप्रेजेंट करेंगे। यूनिट ऑफ कंडक्टेंस क्या होगा, साइमन। ओके, इसके बाद में हमारे पास आ जाता है कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर, कैपेसिटर अब देखो कैपेसिटर क्या होता है। अगर मैं कैपेसिटर की डेफिनेशन पढ़ूं तो एक कैपेसिटर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट स्टोर इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इट इज मेड ऑफ टू कंडक्टिंग प्लेट्स shaped by separated by a insulating material called dielectric। ठीक है, तो देखो कैपेसिटर होता है ना, वो दो प्लेट्स होते हैं उसके अंदर। ठीक है, दो प्लेट्स होती हैं उसके अंदर
और वो कुछ डिस्टेंस पे होती हैं, ठीक है, और उस डिस्टेंस के अंदर फिल क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक होता है। ओके, ये कैपेसिटर का सिंबल है, ये कैपेसिटर का सिंबल है। तो कैपेसिटर क्या है, जो चार्ज स्टोर करके रखता है किसके फॉर्म में, किसके फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। ये कैसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में कैसे है, देखिए हमारे पास मान लो ये कैपेसिटर है, ओके, इसके अक्रॉस हमने क्या है, एक वोल्टेज लगा दिया, लगा दिया। आप देखो जब इसके अंदर करंट जाएगा ना, तो उसकी एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, पॉजिटिवली जो प्लेट होगी ना उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और एक प्लेट के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे प्लेट्स दोनों सेपरेट थी, किसके थ्रू, जो सेपरेट थी कुछ डिस्टेंस के थ्रू, ठीक है। तो जो डिस्टेंस है वो फिल किससे हुआ पड़ा है, वो किससे, एक ऐसे मटेरियल से फिल हुआ हुआ है जिससे मतलब जिसको हम क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं, ठीक है। तो जो सेपरेट डिस्टेंस होता है उसके अंदर क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक, एक मटेरियल होता है जिसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। अब देखिए, तो मैंने कहा था जब हम वोल्टेज इसके अक्रॉस लगा देंगे तो एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा और एक प्लेट पे क्या है, नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, मतलब ये ऐसे चार्ज सेपरेट हो जाएंगे, ओके। तो अब जो चार्जेस बने हैं उनके कारण क्या बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, ठीक है। इसके बीच में क्या बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, ठीक है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन मूव होंगे ना, वो एक्चुअल मूव नहीं होंगे, मतलब मूव नहीं करेंगे, इसको क्रॉस नहीं करते, मतलब जिसके अंदर ये डाइलेक्ट्रिक होता है ना उसको ये क्रॉस नहीं करते, ठीक है। तो जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी ना इसके अंदर, अब इलेक्ट्रिक फील्ड बनने का मतलब कि इसके अंदर क्या होगा, चार्ज होगा, चार्ज स्टोर हो गया होगा, मतलब एक साइड होगा प्लस पॉजिटिव और एक साइड क्या होगा, नेगेटिव, तो क्या बन जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी, ठीक है। तो उसके कारण अब देखो, जैसे आपने कैपेसिटर देखा होगा, तो उसके अंदर क्या होता है कि जब हम उसको चार्ज कर देते हैं, ठीक है, चार्ज कर देते हैं, उसको कुछ वोल्टेज दे देते हैं, तो अगर बाद में उसकी अगर हम तारों को वापस से टच करवाते हैं एक दूसरे से, तो हमें क्या है, कुछ स्पार्कल्स दिखा देते हैं, मतलब जैसे एकदम से, जैसे अगर हम उसको हाथ भी लगा देते हैं ना, तो हमारे पास क्या है, उसको हमारे हाथ के शॉक भी लगता है, ठीक है, करंट भी लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि उसके अंदर चार्ज स्टोर हो गया होता है। कैसे कि एक साइड पे हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज होगा, एक साइड पे हमारे पास नेगेटिवली चार्ज होगा, ठीक है, चार्ज प्लेट होगी, ठीक है। तो उसके अंदर क्या बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, ठीक है। तो ये था हमारे पास कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटर का अगर हम फॉर्मूला लिखें तो हमारे पास क्या आ जाता है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, जिस जो मतलब हमारे पास जो सेपरेट होती हैं प्लेट्स, उसके बीच में जो डाइलेक्ट्रिक होता है, जो मटेरियल होता है, उसकी प्रॉपर्टी, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ओके। ये हमारे पास एरिया होता है, किसका, एरिया ऑफ द प्लेट्स, ओके। ये हमारे पास होता है डिस्टेंस, D, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, ओके। ये हमारे पास हो गया कैपेसिटर, ये इसका फॉर्मूला, ठीक है। कैपेसिटेंस आगे आता है हमारे पास, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस बिल्कुल सिंपल है कि कोई भी कैपेसिटर, उसकी एबिलिटी कि वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, द एबिलिटी ऑफ ए कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज इन इज कॉल्ड कैपेसिटेंस, ओके। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, चार्ज अपॉन वोल्टेज, ठीक है। ये हमारे पास पोटेंशियल होता है, ठीक है, और ये हमारे पास चार्ज होता है, ओके। और यूनिट ऑफ
हमारे पास कैपेसिटेंस क्या होता है, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, वो क्या है, फ्राड, FARAD, फ्राड, ठीक है, इसको हम F से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इसके आगे हमारे पास आ जाता है ग्रुपिंग ऑफ द कैपेसिटर, कि हम जो कैपेसिटर है उसको सीरीज में कैसे लगाते हैं और पैरेलल में कैसे लगाते हैं, ठीक है, और उनके फॉर्मूले क्या होते हैं। तो ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर, ओके, अब देखिए, तो हम पहले क्या करते हैं कि कैपेसिटर्स को हम क्या लगाते हैं, सीरीज में, इन सीरीज, ठीक है। मान लो ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर का सिंबल ये होता है, ठीक है, ये एक कैपेसिटर है और ये एक कैपेसिटर है, ये हमने एक वोल्टेज प्रोवाइड कर दी, ओके, और इनके पास जो चार्ज है वो क्या है, सेम है, ओके, जो चार्ज है इनके पास वो क्या है, सेम है, ओके। तो ये C1, ये C2, ये कैपेसिटर 1 2 और ये 3, ये 3 है, ओके। इनके अंदर जो वोल्टेज होगा ना, इन सभी के, मतलब अब देखो ये सीरीज में है तो सीरीज में तो करंट सेम होता है, और वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज इनके अलग अलग एलिमेंट के ऊपर क्या होगा, ये क्या होगा, अलग, मतलब अलग होगा, वोल्टेज अलग होगा, पोटेंशियल अलग होगा, और जो करंट होगा, ठीक है, वो सेम होगा। इसके अंदर चार्ज सेम होगा, मतलब चार्ज सेम होगा तो ऑब्वियस सी बात है करंट सेम होगा। तो इसका वोल्टेज है V1 V2 V3, ये अलग अलग होंगे अलग अलग कैपेसिटर के। तो जो हमारे पास टोटल वोल्टेज आएगा, ठीक है, टोटल वोल्टेज होगा वो इन सभी का सम होगा, V1 V2 V3, है ना, ये होता है, ओके। तो जैसे मैंने आपको बताया था जो कैपेसिटेंस होती है, वो कैपेसिटेंस क्या होती है, कैपेसिटेंस होती है चार्ज अपॉन पोटेंशियल, है ना। अगर हम इंडिविजुअल वोल्टेज निकालें तो ये कैसे आ जाएगा, मतलब अगर हम इसको इधर लेके जाएं और ये नीचे आ जाए तो वोल्टेज, टोटल वोल्टेज क्या हो जाएगी हमारे पास, चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस हो जाएगी, है ना। तो अब हम अलग अलग वोल्टेज निकालते हैं, तो V1 निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, चार्ज तो सभी में सेम ही है ना, चार्ज तो सेम ही है, तो चार्ज क्या हो रहेगा, ये बनेगा C1, V2 की वैल्यू निकालेंगे तो चार्ज सेम है और नीचे बनेगा C2, V3 इज इक्वल टू Q अपॉन C3, ओके। अब हमको पता है जो टोटल वोल्टेज है, टोटल वोल्टेज है वो V1 प्लस V2 प्लस V3 है ना। तो वोल्टेज को अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, Q अपॉन C, ये तो कैपेसिटेंस है, ठीक है, Q अपॉन C इन सीरीज, कैपेसिटेंस इन सीरीज इज इक्वल टू वोल्टेज की वैल्यू, सॉरी हमने क्या निकाली थी, हाँ V1 की वैल्यू क्या है, Q अपॉन C1 प्लस ये Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3, ओके। अब देखो इसमें से हम क्या कॉमन लेंगे, Q कॉमन लेंगे, Q अपॉन CS, इसमें से Q ये 1/C1 प्लस 1 Q, सॉरी हाँ 1/C2 प्लस 1/C3, ठीक है। Q से अगर हम Q कट कर दें तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है, क्या बन जाता है, 1/CS इज इक्वल टू कैपेसिटर इन सीरीज इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ठीक है। ये जब कैपेसिटर सीरीज में होते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है, ये आता है, ओके। इसके बाद में हम कैपेसिटर को पैरेलल में लगाते हैं, ठीक है, इन पैरेलल, ओके। तो मान लीजिए हमारे पास ये 3 कैपेसिटर हैं, ओके।
और इनके अक्रॉस टोटल वोल्टेज। ओके, ये हमारे पास कैपेसिटर है, ये हमारे पास C1 C2 एंड C3। ओके, और इनके पास चार्ज हैं प्लस माइनस। ठीक है, अब देखिए इस सर्किट के अंदर क्या होगा। अब ये पैरेलल में है तो इनका जो वोल्टेज होगा सभी के क्रॉस वो सेम होगा, क्योंकि जब चीज़ें पैरेलल में होती हैं तो वोल्टेज सेम होता है ना। तो वोल्टेज सेम होगा और इनका चार्ज क्या होगा, वो डिफरेंट होगा, है ना। तो टोटल चार्ज अगर हम फाइंड करें, टोटल चार्ज क्या हो, ठीक है, टोटल चार्ज अगर हम फाइंड करें तो वो क्या होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, है ना, ये होगा। ठीक है, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन Q अपॉन V वोल्टेज होगा। ठीक है, ये टोटल वोल्टेज है, टोटल चार्ज है, तो वो क्या होगा, C इंटू वी, कैपेसिटेंस इंटू वोल्टेज। वोल्टेज इन सब में क्या होगा, सेम होगा। ओके, तो हम क्या निकालेंगे, टोटल चार्ज निकालने की कोशिश करें। तो टोटल चार्ज, अब Q1 की वैल्यू, इन अलग अलग की चार्ज की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो क्या होता है, C इंटू वी होता है, कैपेसिटेंस इंटू वोल्टेज होता है। वोल्टेज तो यहाँ पे सभी का सेम ही है। ठीक है, तो हम लिखेंगे C1 इंटू वी। ठीक है, Q2 की वैल्यू क्या आएगी, C2 इंटू वी। ओके, Q3 की वैल्यू क्या आएगी, C3 इंटू वी। ओके, टोटल अगर चार्ज हम निकालें तो वो क्या आ जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं, ये कैपेसिटेंस एंड ये वोल्टेज इज इक्वल टू Q1 की वैल्यू है C1 V प्लस C2 वोल्टेज, ओके, प्लस C3 इंटू वोल्टेज। ओके, इनमें से हम इसको क्या लिखेंगे, क्या V है जो हम कॉमन ले लेंगे, तो C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, तो ये कैपेसिटर इन पैरेलल क्या आ जाएगा, कैपेसिटर इन पैरेलल C1 प्लस C2 प्लस C3, ये हमारे पास कैपेसिटर इन पैरेलल आ जाएगा। ओके, जब हमारे पास कैपेसिटर पैरेलल में दिए होंगे तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और अगर हमारे पास कैपेसिटर सीरीज़ में दिए होंगे तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ओके, इस चैप्टर में बस इतना ही है। होप सो आपको समझ में आया होगा।